नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। अब सवाल है कि तीनों राज्य में भाजपा की सरकार बन गई है, 2 राज्यों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, राजस्थान में भी ये काम हो जाएगा। अब भाजपा सरकार जो है उसके सामने अग्नि परीक्षा की बारी है। क्यों? क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा में जाना है। तो जिस रेवड़ी कल्चर की बात भाजपा के लोग पहले करते थे और कहते थे कि ये खराब है, वो रेवड़ी कल्चर खूब इस चुनाव में चला। बढ़ बढ़ के घोषणाएं की गई और कहा गया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तीनों राज्यों में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब डबल इंजन की सरकार आ गई है तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती को हम देख रहे हैं कि मोदी गारंटी नाम दिया गया है कि मोदी की जो गारंटी है वो गारंटी कैसे पूरी होगी। अब जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी, क्योंकि सभी राज्यों में जो राज्य का कोष होता है, राज्य का खजाना है, वो इतना नहीं है कि वो भर भर के उलीचा जाए और वो कभी खाली ना हो। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भीतर जो हमारी ज़मीन है उसके भीतर जो पानी है, हम जब उसको हैंडपम्प से निकालते हैं और तमाम तरह के संसाधन से निकालते हैं तो पानी उतना ही है और धीरे धीरे ज़मीन सूखने लगती है और फिर वो गहरी होती जाती है। यही हाल वित्तीय प्रबंधन का होता है। यदि वित्तीय प्रबंधन में आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है तो फिर वो रुपया कहाँ से आएगा। बहुत तरह के लोन राज्य सरकारें लेती हैं और वो लोन जो है उसको फिर पटाना पड़ता है, उसका ब्याज पटाना पड़ता है। जो भी सरकार आती है वो कहती है कि हमारे पास इतने संसाधन हैं, इतनी व्यवस्था है, और पिछली सरकार से वो अपने को कंपेयर करती है और कहती है कि उसकी तुलना में हम कम ही कर्ज में डूबे हैं। पर हम जानते हैं कि सरकारें कहीं की हो, किसी पार्टी की हो, वो लोक कल्याणकारी काम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी लाती हैं जिसमें वो बहुत सारा लोन लेती हैं और वो लोन पटाना उनके लिए मुश्किल होता है। अब कई तरह की फंडिंग एजेंसियां हैं जो सरकारों को लोन देती हैं। अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कामकाज संभाल लिया है। इसी तरह जो अगर हम देखते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने भी वहाँ पर मध्य प्रदेश में काम संभाल के वो महाकाल गए, क्योंकि वो उज्जैन के रहने वाले हैं और उन्होंने महाकाल में पूजा अर्चना की। अब कल से दोनों ही मुख्यमंत्री मंत्रालय में जाएंगे और आज यहाँ विष्णुदेव साय ने जाकर विजय शर्मा और अरुण साहू के साथ उन्होंने आज नए रायपुर स्थित जो मंत्रालय है वहाँ जाके पूजा अर्चना की और कामकाज संभाल लिया है। कल जो है ये 3 लोग जो बने हैं यही कैबिनेट है और ये कैबिनेट की कल पहली बैठक होगी। अब इस पहली बैठक में क्या क्या प्राथमिकता होंगी, चूँकि कहा गया है कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, जैसे भूपेश बघेल की सरकार बनी थी और उन्होंने पहली फाइल दस्तखत की थी कि उन्होंने कहा था कि हम किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है डॉक्टर मोहन यादव की, उसने ध्वनि विस्तारक यंत्र को नियंत्रित करने का पहला आदेश जारी करवाया है। तो अलग अलग प्राथमिकताएं, पर सबकी प्राथमिकता में मोदी गारंटी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने कहा है तो ये पूरा करना ही है, ये इनकी बाध्यता है। तो हमारे यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करता हूँ तो अभी जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है वो अपनी प्राथमिकताएं क्या रखेंगी और किस तरह से वो काम करेगी। तो यदि हम बात करें तो सरकार जब बनी तो उन्होंने अपनी प्राथमिकता में नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा करने की बात मुख्यमंत्रियों ने कही। पीएम छत्तीसगढ़ की बात करें तो पीएम आवास योजना में हितग्राहियों के लिए 18 लाख आवास स्वीकृत करना नई छत्तीसगढ़ सरकार का पहला कार्य होगा, ऐसा सीएम ने कहा जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं पूरी ईमानदारी से सबके विश्वास के लिए काम करूंगा और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किए गए वादे पूरे करूंगा। उनकी सरकार गांव, गरीब और किसान पे पूरा ध्यान देगी। ये तो चूंकि भूपेश की सरकार जो थी, भूपेश बघेल की, उसकी प्रायोरिटी में गांव गरीब था, तो निश्चित रूप से भाजपा को भी ये बात कहनी पड़ेगी। जब उनका नाम सीएम के लिए घोषित हुआ था तब उन्होंने, जो विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि काफ़ी चुनौती भरा है सीएम का पद और ये चुनौती छत्तीसगढ़ में और ज़्यादा। ऐसे में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादे किए थे, हम तमाम चुनौतियों के बाद भी उन वादों को पूरा करेंगे। 2 बड़े काम जिनमें उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस के रूप में भाजपा उसको मनाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के संस्थापक रहे हैं प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनमें 2 साल के लिए जो धान खरीदी का बोनस जो रुका हुआ था वो दिया जाना है, जिसकी घोषणा भाजपा ने कहा था, जो 13 से 18 के दौरान का लंबित था।
तो लिहाजा अब ये किसानों को दिया जाएगा तो किसानों को मन में उम्मीद जगी है, क्योंकि कर्ज माफ़ी जो भूपेश बघेल का बड़ा हथियार था वह लगता है इस चुनाव में उतना कारगर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ये पहले ही बार बार हो रही कि डबल इंजन की सरकार के जरिए जनता को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, हर चुनौती का मिलकर सामना करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि मध्य प्रदेश में 18 साल डबल इंजन की सरकार नहीं थी। 14 से यदि मोदी जी आते हैं तो 14 से लेकर अब तक वहाँ पर डबल इंजन की सरकार थी और जिस तरह से काम कर रही थी। पर जब चुनाव नज़दीक आया तो घोषणाओं पे घोषणाएं होने लगी। तो यहाँ पर भी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक में सरकार की जो घोषणा पत्र है उसको प्राथमिकताएं उसमें तय होगी और प्राथमिकता तय होकर सरकार के बजट की भी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक बातचीत की है, पर कल जब वो बैठेंगे और सिलसिलेवार हर विभाग की समीक्षा करेंगे तो वो देखेंगे कि बजट के पास विभाग के पास कितना बजट है, क्योंकि आज हम दिसंबर में बैठे हैं, मार्च तक वो बजट चलाना है, फरवरी से तमाम तरह के खर्चों पर प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे में सरकार के पास कितना पैसा बचा हुआ है, क्या जाती हुई सरकार ने सारा पैसा खर्च कर दिया था और अब इनके पास खजाने की क्या स्थिति, तो वित्त सचिव जो हैं वो ये बताएंगे कि किस किस तरह के, और बाकी सचिव भी बता देंगे कि हम किस तरह से बजट का उपलब्ध करेंगे। अब चूंकि हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपये देने की, यानी कि हर महीने 1,000 रुपये देने की घोषणा हुई है और करीब 53 लाख फॉर्म भराए गए थे महतारी वंदन योजना में, तो वो महिलाएं आसान्वित हैं, क्योंकि फ़ोन करके भी फॉर्म भराने के बाद चुनाव के बीच में ही उनसे कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको पैसा देंगे। 18 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास देने के लिए कहा गया कि हम, पिछली सरकार ने लोगों के मकान छीन लिए, हम लोगों को पक्के मकान देंगे। तेंदुपत्ता, चूंकि ये आदिवासी राज्य है और मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, तो तेंदुपत्ता संग्रह को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा जो है उन खरीदने की बात हुई है और अतिरिक्त जो है संग्रह करने वाले को 4500 रुपये बोनस देने की बात हुई है। आयुष योजना अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दिए जाने का भी निर्णय था। 500 जन औषधि केंद्र खोलने हैं जिसमें सस्ती दवाई मिलेगी, ये वादा है। एक बड़ी बात है कि जो युवाओं को, भलाई तो नौकरी कम मिलती, सरकारी नौकरियां वैसे भी बहुत कम है और कम ही लोगों को मिलती है, पर जब लोगों को लगता है इसमें कोई घोटाला घपला हुआ है तो लाखों लोग जो बैठते हैं उनको लगता है शायद हम भी सिलेक्ट हो सकते थे, घपला नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ में जो लोक सेवा आयोग है PSC, उसका जो उसमें घोटाला हुआ है उसकी जाँच अभी हो सकता है कल सरकार पहले ही घोषणा कर दे, ताकि युवाओं को लगे कि सरकार ने सबसे पहले इसकी घोषणा की है। दिल्ली NCR की तरह तर्ज पर HCR जो है बनाया जाएगा, जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई शामिल होंगे, ये बात कही है। ये तीनों शहर आपस में इतने जुड़ गए हैं, इतनी भीड़ होती है, जब रायपुर से आप राजनांदगांव तक जाओ तो आपको बहुत हार्न बजाना पड़ता है, ट्रैफिक होता है। तो ये NCR बनाने की तर्ज पर ये काम होगा। गैस कनेक्शन में 500 रुपये दिया जाएगा जो गैस कनेक्शन रखते हैं। स्टूडेंट के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए बस की बात की गई है। एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स बनाने का भी वादा किया गया। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को विकसित करने की बात भी की गई है। जो छत्तीसगढ़ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहां पर भी यहां से लोगों को रामलला के दर्शन करने के लिए ले जाएंगे। 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो यह है, चूंकि जो कैबिनेट के लिए एक साइज फिक्स है तो 13 मुख्यमंत्री मिला के 13 मंत्री हो सकते हैं। अब चूंकि 3 बन गए तो 10 लोगों को बनाया जाएगा और यहाँ 90 विधानसभा सीट है, तो वो 10 लोग कौन होंगे? 54 सीटें जीती है, तो इस 54 में से 10 लोग, फिर भी 44 लोग ऐसे हैं जो बच जाएंगे। 2018 में कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी और बाद में उपचुनाव में भी सीटें जीत गई थी। अब वो 35 सीट पर सिमट गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पहली बार खाता खोला है और उसका एक विधायक चुन के आया। तो ये हालत हम अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यदि हम बात करें तो वहाँ की सरकार ने कहा है कि हम गेहूं जो का समर्थन मूल्य 2700 रुपये देंगे। धान का समर्थन मूल्य जैसे यहाँ वो 3100 रुपये देने की बात है, वहाँ पे भी देंगे। दिव्यांग बुजुर्गों को 1500 रुपये मासिक पेंशन देंगे। तेंदुपत्ता जो भुगतान है 4,000 रुपये प्रति बोरा। गरीब बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा। प्रत्येक परिवार में एक को रोजगार या स्वरोजगार। अटल ज्योति योजना में 100 रुपये और 100 रुपये प्रति बिजली जो है यूनिट बिजली, 15,000 की वित्तीय सहायता। 500 का दैनिक भुगतान कारीगरों को। आयुष्मान कार्ड से असंगठित क्षेत्र को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना है। कौशल प्रशिक्षण। लाडली लक्ष्मी बेटियों को 2 लाख रुपए देने की बात है। उज्ज्वला और लाडली बहना योजना में
450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात है। 89 आदिवासी विकास खंडों में एकलव्य स्कूल खोलने की बात है। 3800 शिक्षकों की भर्ती की बात है। 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि जारी करने की बात है। नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, 80 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, धार्मिक और सांस्कृतिक लोक का निर्माण, 100 एकड़ का बजट जनजाति श्रद्धा पूजा स्थलों के विकास आदि के लिए रखा गया है। अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए खर्च किए जाएंगे। 2 लाख युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तमाम तरह की बातचीत, मैं जो बार बार कह रहा था, हर राज्य में जो भी सरकार थी उसने जाने के पहले अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में बहुत सारे वादे किए, और जो आने वाले थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी भर भर के घोषणाएं की हैं। अब बारी है, चाहे आप डबल इंजन के हों, सिंगल इंजन के हों, क्योंकि सरकार आपको चलाना है और प्रतिपक्ष जो होता है वो हमेशा, चाहे संख्या बल में कितना ही कम हो, पर प्रतिपक्ष होता है। अब डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम प्रतिपक्ष करेगा और वो बहुत सारे सवाल पूछेगा। इस बीच में छत्तीसगढ़ की राजनीति में यदि हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो लोगों को चौंकाएंगी। महादेव ऐप का नाम बहुत आया, उसका जो एक अभियुक्त है वो पकड़ा गया दुबई में, अब उसको लेकर राजनीति होगी। जो अधिकारी कहीं सरकार के नज़दीक थे, कुछ लोग उसमें अलग अलग, उन पर कार्रवाई भी चल रही है, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है। क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले नौकरशाही पे लगाम कसती, ताकि पूरे राज्य में ये संदेश जाए कि सरकार अब जो है वो इस तरह से नहीं चलेगी। और सरकार आते ही अपना एजेंडा तय करती है, क्योंकि सबके पास लोकसभा चुनाव में जाना है, नए लोगों पे दाव लगा है, उनकी भी साख है। इसीलिए सरकार सबसे पहले मोदी गारंटी जो है उसको पूरा करेगी, ताकि जब वो मतदाताओं के पास जाए तो चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो मातृ वंदन योजना की बहनें हों, माताएं हों, चाहे वो रसोई गैस का सिलेंडर लेने वाले लोग हों, चाहे शिक्षित बेरोजगार हों, ये सब के पास अब जो सरकार चुन के आई है उससे सवाल करने का मौका होगा। तो चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ पर सबको जो है अब भाजपा की जितने भी मुख्यमंत्री हैं और सरकार में जो लोग आएंगे, सबकी अग्नि परीक्षा है कि वो सीमित बजट या जो भी पैसा बचा हुआ है उसमें किस तरह योजनाओं को पूरे करते हैं, उनकी प्राथमिकता क्या होगी। कैबिनेट की बैठक में हमको कल पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को प्राथमिकता में सरकार रख रही है और किस तरह से सरकार आगे बढ़ने की सोच रही है। तो एक नवाचार कैसे होगा, क्योंकि साधन उतने ही हैं और उन साधनों में क्या क्या कर लेंगे, करने की इच्छा तो बहुत है। और ये कहा जाता है कि हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती, हर जख्म दिल का कंवल नहीं बनता, हुस्न हो, इश्क हो, मुमताज हो, शहंशाह हो, तब कहीं जाकर एक ताजमहल बनता है। ताजमहल बनाने की इच्छाएं बहुत लोग रखते हैं, हर आदमी हर चीज़ चाहता है, हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहता है कि मैं ऐसी बड़ी लाइन खींच जाऊं कि मुझे इतिहास याद करे, पर उसके पास साधन संसाधन उतने ही होते हैं, समय भी होता है। तो किस तरह से योजनाएं पूरी होंगी, क्या वाकई में भाजपा सरकार जिसने कहा था कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे, तो क्या वो अब शराबबंदी की ओर बढ़ेगी, शिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या करेगी। और पिछली सरकार ने जो योजनाएं थी तो उसकी समीक्षा करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ गोबर खरीद रहा था, तो क्या ये गोबर खरीदेंगे, क्या ये नरवा गुरवा बाड़ी को जारी रखेंगे, ये बहुत सारे सवाल, बेरोजगारी भत्ते को जारी रखेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। आने वाले दिनों में सरकार के हर कदम से इसका जवाब मिलेगा, और जब जवाब मुकम्मल नहीं होगा तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है हमलावर होगा, और ये हमले लोकसभा चुनाव तक और तेज होंगे, ये हम देखेंगे। नमस्कार।